हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। दोस्तों, आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता का रिवीजन वीडियो देखेंगे, जिसको आप लोग रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। क्वेश्चन आ सकता है, विश्व की पहली सभ्यता कौन सा है? तो विश्व की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इराक में दजला और फरात नदी के तट पे स्थित हुआ है। कहाँ है? दजला और फरात नदी के तट पे है। इस सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। सुमेरियन सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को कहा जाता है। सर्वप्रथम लेखन कला का विकास इसी सभ्यता में हुआ है। लेखन कला का विकास सर्वप्रथम इसी सभ्यता में हुआ है। तो इसमें कितने क्वेश्चन बन गए? 3 क्वेश्चन बन गए। विश्व की पहली सभ्यता कौन सा है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास किस नदी पर हुआ है? तो दजला और फरात नदी के तट पे हुआ है। मेसोपोटामिया की सभ्यता को दूसरा नाम क्या है? तो सुमेरियन सभ्यता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व की दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता है। इसका विकास इजिप्ट में नील नदी के तट पे हुआ है। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का देन कहा जाता है। विश्व की जो दूसरी सभ्यता है वो है मिस्र की सभ्यता। विश्व की दूसरी सभ्यता वो है मिस्र की सभ्यता। इसका विकास जो है इजिप्ट में नील नदी के तट पे नील नदी के तट पे हुआ है। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का देन भी कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता को नील नदी का देन भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व की तीसरी परंतु सबसे बड़ी और सबसे विकसित सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। विश्व की तीसरी और सबसे बड़ी सभ्यता कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता है। इसका विकास सिंधु उसकी सहायक नदियों के तट पे हुआ है। सिंधु सभ्यता विश्व की तीसरी सभ्यता है और इसका विकास सिंधु और उसके सहायक नदियों पर हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है। यह वर्तमान में विश्व के 3 देश भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई थी। इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। यह 12,99,600 किलोमीटर में फैली हुई। हड़प्पा सभ्यता का विकास भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में है। जो वर्तमान के विश्व के 3 देश भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। हड़प्पा सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई है। इसकी आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता की आकृति त्रिभुजाकार है। यह 12,99,600 किलोमीटर में फैली हुई है। कितना फैली हुई है? 12,99,600 किलोमीटर में फैली हुई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्तमान के भारत के 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी, जो निम्न है। तो किस किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई थी 1 नंबर। पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ फैली हुई है? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में। तो इसको याद कर लेना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। हड़प्पा सभ्यता की चौहद्दी हम लोग देखेंगे। इसका विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांदा तक है, मांदा चिनाब नदी के तट पे। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांदा तक है। मांदा कहाँ है? तो चिनाब नदी के तट पे है। दक्षिण में इसका विस्तार महाराष्ट्र के दैमाबाद तक है। दक्षिण में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार महाराष्ट्र के दैमाबाद तक है। यह शहर गोदावरी या परवर नदी के तट पे है। गोदावरी या परवर नदी के तट पे। पूरब में इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक देखने को मिलता है। पूरब में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार आलमगीरपुर तक उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पे है। आलमगीरपुर कहाँ है? हिंडन नदी के तट पे है।
आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पे है। इसका विस्तार पश्चिम, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पश्चिम में जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर में तक देखने को मिलता है। सुतका गेंडोर कहाँ है तो दास्क नदी के तट पे है। सुतका गेंडोर कहाँ है, दास्क नदी के तट पे है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। वहीं धात्विक दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता के अंतर्गत आता है। कांस्ययुगीन, चूंकि कांसा का खोज हुआ था हड़प्पा सभ्यता के अंदर, इसलिए ये कांस्ययुगीन हड़प्पा सभ्यता के अंदर आता है। तथा यहाँ से नगरों के कई सारे प्रमाण मिले हैं, जिससे विद्वानों ने इस सभ्यता को नगरीय या शहरी सभ्यता की संज्ञा दी है। इसे नगरीय या शहरी सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के 3 नाम हो गया, आदि ऐतिहासिक काल हो गया, उसके बाद कांस्ययुगीन, नगरीय या शहरी सभ्यता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता की ओर बढ़ते। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन नामक विद्वान द्वारा किया गया था। 1826 ईस्वी में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन नामक विद्वान द्वारा किया गया था, लेकिन वे इस सभ्यता में प्रकाश में नहीं ला पाए। 1850 ईस्वी के दशक में अलेक्जेंडर कनिंघम को भी कई सारे हड़प्पाई स्थलों के विषय में पता चला, लेकिन वे भी इस सभ्यता को प्रकाश में नहीं ला पाए। 1850 ईस्वी में कौन किया था खोज, अलेक्जेंडर कनिंघम किया था, वे भी खोज नहीं पाए इसके बारे में पूरा। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देश में हड़प्पा सभ्यता को पूर्णतः प्रकाश में लाने का काम किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता दयाराम साहनी है। हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता कौन है, दयाराम साहनी है। फाइनली ये रिजल्ट, ये सक्सेस हो गए इस काम में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता दयाराम साहनी हो गए। किसके दिशा निर्देशन में, तो सर जॉन मार्शल के दिशा निर्देशन में 1921 ईस्वी। इम्पोर्टेंट होगा ये क्वेश्चन। हम लोग काल निर्धारण अब देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के काल निर्धारण को लेकर विद्वानों के बीच विवाद है, लेकिन इस सभ्यता का सर्वमान्य काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल 2500 से 1800 ईस्वी पूर्व है। वहीं कार्बन डेटिंग C14 के तहत इस सभ्यता का सर्वमान्य काल 2300 से 1700 ईस्वी है। 2300 से यहाँ 1700 ईस्वी होगा। 2300 से 1700 ईस्वी पूर्व माना जाता है। याद रखना, हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल 2500 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व है। तो वहीं कार्बन डेटिंग के अनुसार सर्वमान्य काल जो होगा वो 2300 से 1700 ईस्वी पूर्व होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निर्माता। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जो कंकाल प्राप्त हुए उनके अध्ययन से यह पता चलता है कि 4 प्रजाति के मानव इस सभ्यता में निवास करते थे, जो निम्न है। हड़प्पा सभ्यता में 4 प्रजाति के मानव निवास करते थे, जो निम्न है। भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, अल्पाइन, मंगोलाइट। इसको याद करना है, 4 प्रजाति के लोग रहते थे, वो है भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट, अल्पाइन, मंगोलाइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग इस सभ्यता में निवास करते थे, जिस कारण इस सभ्यता का निर्माण भूमध्य सागरीय प्रजाति को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग निवास करते थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता का निर्माण भूमध्य सागरीय प्रजाति को माना जाता है। याद रखना है इसको। अब हम लोग नामकरण पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कई नाम, जैसे सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता इत्यादि नाम से जाना जाता है।
लेकिन इसका सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी। वहीं सिंधु नदी के आसपास इस सभ्यता का विस्तार देखने को मिलता है, जिस कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता कितने नाम है? तो सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। पर जो सर्वमान्य सबसे मान्य सभ्यता नाम है जो वो हो गया आपका हड़प्पा सभ्यता। उपयुक्त नाम जो है वो कौन सा? हड़प्पा सभ्यता है। तो उपयुक्त नाम अगर पूछेगा तो हड़प्पा सभ्यता देना है, और ओटी नाम पूछेगा तो सिंधु सभ्यता भी है, सिंधु घाटी की सभ्यता भी है, याद रखना है इसको। आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रमुख स्थल देखते हैं। अभी तक लगभग 2800 स्थलों की खुदाई हुई है, उसमें 6 स्थल विकसित अवस्था में थे जिसे नगर या शहर की संज्ञा दी गई। हड़प्पा में कितने स्थल की खोज हुई थी? तो वो हुई थी 2800, बट उस 6 स्थल जो थे विकसित अवस्था में थे वो निम्न है: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो। ये तीनों जो है दोस्तों वो पाकिस्तान में आता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो कहाँ आता है? पाकिस्तान में। कालीबंगा, लोथल, बनावली ये कहाँ पे आता है? भारत में। कालीबंगा, लोथल, बनावली कहाँ आता है? भारत में आता है। बढ़ते आगे हम लोग। नोट दे के रखना है, तो ये तो इम्पोर्टेंट होगा ही, नोट दिया हुआ है तो। पिगोट नामक विद्वान ने विस्तृत हड़प्पा सभ्यता के जुड़वा राजधानी की संज्ञा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त रूप से दिया है। किस वैज्ञानिक ने विस्तृत हड़प्पा सभ्यता के जुड़वा राजधानी की संज्ञा मोहनजोदड़ो हड़प्पा को दिया है? तो पिगोट नामक विद्वान ने। कौन दिया है? पिगोट नामक विद्वान ने। इसको याद रखना है आप लोग को। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। वहीं भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वह है मोहनजोदड़ो। अगर भारत में पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कहाँ है? तो राखीगढ़ी है हरियाणा में। इसको याद करना है, राखीगढ़ी हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग एक एक करके सभी स्थल के बारे में पढ़े थे, जो 6 स्थल था। हड़प्पा के बारे में देखते हैं। यह वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ है? तो ये हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगमरी जिला में रावी नदी के तट पे। किस नदी के तट पे? रावी नदी। हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पे। इसका खोजकर्ता दयाराम साहनी है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। तो हड़प्पा की खोजकर्ता कौन सा है? तो दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता दयाराम साहनी है। कब किया गया था? तो 1921 ईस्वी में किया गया था। इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मोहनजोदड़ो, इसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या अर्थ है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिला में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिला में स्थित है। पाकिस्तान के लड़काना जिला में स्थित है, सिंधु नदी के तट पे। किस नदी के तट पे? सिंधु नदी के तट पे। इसकी खोजकर्ता राखलदास बनर्जी है। मोहनजोदड़ो खोजकर्ता राखलदास बनर्जी है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 483 किलोमीटर। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो बीच की दूरी है वो कितना है? 483 किलोमीटर है। यह दोनों शहर आपस में एक दूसरे को सिंधु नदी द्वारा जुड़ा हुआ है। यह नदी एक दूसरे से सिंधु नदी द्वारा जुड़ा हुआ है, इसको याद रखना है। सर्वप्रथम सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोगों ने कपास का उत्पादन किया, जिस कारण विदेशियों ने कपास को सिंदन कहकर पुकारा। कपास भारत का देशज पौधा। सर्वप्रथम सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोगों ने किस पौधा का उपयोग किया? कपास का उत्पादन किया, जिस कारण विदेशियों ने कपास को क्या कहा था? तो सिंडन कहा था। कपास जो है वो भारत का देशज पौधा है। कपास भारत का देशज पौधा है।
हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार होता था। इस समय व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी जैसे हम लोग किसी को चावल देते हैं, उसके बदले गेहूँ ले लेते हैं, वही वस्तु विनिमय प्रणाली हो गया। कोई भी मटेरियल देते हैं, उसके बदला मटेरियल लेते हैं, रुपये के अनुसार नहीं करते हैं, वही हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली। इस समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यापार होता था। इस समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों व्यापार होता था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज़्यादा व्यापार मेसोपोटामिया के सभ्यता के साथ होता था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज़्यादा व्यापार किसके साथ होता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ। ये विश्व की पहली सभ्यता है, उसी के साथ होता था। चंद्रहुद्रो, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चंद्रहुद्रो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के तट पे स्थित है। इसका उत्खनन अर्नेस्ट मैके के दिशा निर्देशन में गोपाल मजुमदार ने किया था। तो चंद्रहुद्रो की खोज किसने किया था? गोपाल मजुमदार। किसके दिशा निर्देशन में? अर्नेस्ट मैके के दिशा निर्देशन में। लोथल, इसका गुजराती भाषा में अर्थ मृतकों का टीला है। लोथल का गुजराती भाषा में अर्थ मृतकों का टीला है। और मोहनजोदड़ो में हम लोगों ने देखा था, सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है, और गुजराती भाषा में लोथल का अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह भारत के गुजरात प्रांत में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात प्रांत के भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसका खोजकर्ता रंगनाथ राव है। लोथल के खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव है। लोथल के खोजकर्ता रंगनाथ राव है। नोट देख दिया हुआ इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जितने भी हड़प्पाई स्थलों का उत्खनन भारत में हुआ है, उसमें सर्वाधिक स्थल गुजरात में मिले हैं, जैसे रंगपुर, सुरकोटदा, धोलावीरा इत्यादि। रंगपुर कहाँ है? तो गुजरात में। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में। धोलावीरा गुजरात में, इत्यादि नाम है, इसको याद रखना है। कालीबंगा, इसका शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़िया होता है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़िया होता है। यह राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। किस नदी के तट पे? घग्गर नदी के तट पे स्थित है। इसका खोजकर्ता बीबी लाल एंड बिक्के थापर है। इसके खोजकर्ता कौन है? बीबी लाल एंड बिक्के थापर है। बनावली, यह वर्तमान में हरियाणा में विलुप्त नदी सरस्वती नदी के तट पे हुआ करता था। बनावली कहाँ है? तो हरियाणा में। किस नदी के तट पे? सरस्वती नदी के तट पे हुआ करता था। अभी वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है सरस्वती नदी। इसके खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट। बनावली के खोजकर्ता कौन थे? तो रविंद्र सिंह बिष्ट थे। आगे बढ़ते हैं। विशेषता, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी नगर नियोजन प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता नगर नियोजन प्रणाली है। इस सभ्यता के नगर काफ़ी सुव्यवस्थित और सुसंगठित ढंग से बसे हुए थे। सड़कों के किनारे ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति या इंग्लिश ब्रांड पद्धति के तहत भवन बनाए गए थे। किस पद्धति के तहत? ग्रिड पद्धति के तहत, जाल पद्धति के तहत घर बनाए गए थे हड़प्पा सभ्यता में। सामान्य तौर पर एक मंजिला भवन के प्रमाण देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता में समान तौर पर एक मंजिला भवन देखने को मिलता है। इस सभ्यता के भवन पक्की ईंट के बने होते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के भवन किस ईंट के? पक्की ईंट के बने होते थे, इसको याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता के भवन पक्की ईंट के बने होते थे। वहीं इस सभ्यता के समकालीन अन्य सभ्यताओं के भवन कच्ची ईंट के। अन्य सभ्यताओं के जो भवन थे वो किस ईंट के बने होते थे? कच्चे ईंट के। हड़प्पा सभ्यता का पक्की ईंट के। इस सभ्यता में भवन के दरवाजे पीछे की ओर खुला करती थी। हड़प्पा सभ्यता में जो थे वो भवन के दरवाजे थे तो वो पीछे की ओर खुला करती थी, लेकिन अपवाद स्वरूप लोथल नगर के भवन के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुला करती थी। लोथल नगर के दरवाजे किस तरफ खुला करते थे? मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे, इसको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। हड़प्पा सभ्यता में किस नगर के
दरवाजे तो भवन के दरवाजे तो थे वो मुख्य सड़क की ओर खुला करती थी, तो वो लोथल थे, इसको याद रखना। इस सभ्यता में नगर मुख्यतः दो भाग में पूर्वी और पश्चिमी भाग में विभक्त था। हड़प्पा सभ्यता में नगर जो था वो दो भाग में विभक्त था, पूर्वी और पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग सामान्य स्थलों से ऊंचा, थोड़ा ऊंचा होता था। यहाँ शासन वर्ग के लोग रहते थे। थोड़ा ऊंचा तो होता था क्योंकि यहाँ पे शासन वर्ग के लोग रहते थे। इस सभ्यता के अंतर्गत शासन व्यापारी यानी वणिक वर्ग के लोगों के हाथ में थी। हड़प्पा सभ्यता पे कौन शासन करते थे? तो वणिक लोग यानी व्यापारी लोग क्या करते थे। इस समय समाज में 4 वर्ग के लोगों की उपस्थिति थी जो निम्न है। हड़प्पा सभ्यता में कितने वर्ग के लोग रहते थे? 4 वर्ग के, जो निम्न है। विद्वान, पुरोहित, योद्धा, श्रमिक, व्यापारी, ये 4 वर्ग के लोग रहते थे। पूर्वी भाग समान स्थलों से थोड़ा नीचा होता था। यहाँ समान वर्ग के लोग रहते थे। पूर्वी भाग में समान वर्ग के लोग रहते थे इसलिए नीचा होता था, और पश्चिमी भाग में ऊंचे वर्ग के लोग रहते थे इसलिए उसका भवन थोड़ा ऊंचा होता था। इसको नोट में इसको याद रखना है। धौलावीरा से त्रिस्तरीय नगर के प्रमाण देखने को मिलता है। त्रिस्तरीय नगर का प्रमाण कहाँ से देखने को मिलता है? धौलावीरा से, इसको याद रखना है। नोट नंबर 2 में समान तौर पर हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी स्थल और पश्चिमी स्थल की किलाबंदी अलग अलग की जाती थी, लेकिन कालीबंगा एक ऐसा हड़प्पा स्थल था जहां पूर्वी और पश्चिमी भाग दोनों का किलाबंदी एक ही साथ किया जाता था। कालीबंगा में दोनों ही भाग का किलाबंदी एक साथ किया जाता था, इसको याद रखना है। सड़क, इस सभ्यता के अंतर्गत सड़कें मुख्यतः कच्ची ईंट की बनी होती थी। हड़प्पा सभ्यता के अंदर सड़क जो थी वो कच्ची ईंट की बनी होती थी, वहीं महल जो थी वो पक्की ईंट की बनी होती थी। इस सभ्यता की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इस सभ्यता के जो सड़क थी वो समकोण पर यानी 90 डिग्री पे काटती थी एक दूसरे को। ये हो गया 90, यहाँ पे काटती थी। इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता के अंदर, इस सभ्यता के अंदर, हड़प्पा सभ्यता के अंदर सबसे चौड़ी सड़कें कहाँ से मिलती है? तो वो मोहनजोदड़ो से मिलती है, इस बात को याद रखना। इस सड़क को राजपथ कहा जाता है, इसकी संज्ञा दी गई है। जो चौड़ी सड़कें थी उनको राजपथ की संज्ञा दी गई है, इसको याद रखना। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत प्रत्येक घर में एक दरवाजा, एक आंगन, रसोई घर, कुआं होते थे। ये हड़प्पा सभ्यता में हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। जल निकासी प्रणाली, इस सभ्यताओं की विशेषताओं में एक प्रमुख विशेषता इसका जल निकासी प्रणाली थी। इस सभ्यता में सड़कों के किनारे नाली हुआ करता था, उसमें जगह जगह चैम्बर लगे होते थे। प्रत्येक भवन के नाली को मुख्य नाले से जोड़ा गया था। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभी सभ्यताओं में ऐसी उन्नत व्यवस्था कहीं भी देखने को नहीं मिलती। सबसे अद्भुत जल निकासी प्रणाली मोहनजोदड़ो में। तो सबसे अद्भुत जल निकासी प्रणाली कहाँ देखने को मिलता है? मोहनजोदड़ो में, याद रखना। सबसे अद्भुत जल निकासी प्रणाली मोहनजोदड़ो में, तथा सबसे उन्नत जल निकासी प्रणाली धौलावीरा में देखने को मिलता है। सबसे उन्नत जल निकासी प्रणाली धौलावीरा में और अद्भुत मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। सामाजिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जो प्रमाण मिले हैं वो बताता है कि हड़प्पा कालीन समाज मातृसत्तात्मक थे। हड़प्पा सभ्यता में कैसे लोग थे? मातृसत्तात्मक थे। समाज कैसे थे? मातृसत्तात्मक थे, यानी माता के शासन के अनुसार चलते थे घर। क्योंकि उत्खनन से बड़े पैमाने पर स्त्री की मृण मूर्तियाँ मिली है। इस सभ्यता में लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन किया करते थे। मनोरंजन के लिए मछली पकड़ने का काम तथा पासा खेला करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए मछली पकड़ने का काम किया करते थे और पासा खेलते थे। इस समय महिलाओं के साथ साथ पुरुष को भी आभूषण पहना करते थे। इस समय जो थे वो महिला के साथ साथ पुरुष भी आभूषण पहना करते थे।
इस समय के लोग साज सज्जा पर ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो साज सज्जा पर ज़्यादा ध्यान क्या दिया करते थे। इस सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहना करते थे। नोट में इसको याद रखना। चनहुद्रों से लिपस्टिक के प्रमाण मिले हैं। लिपस्टिक के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो चनहुद्रों से मिले हैं, इसको याद रखना। लिपस्टिक का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो चनहुद्रों से मिला है। लिपस्टिक वही जो लड़की सब लगाती है वही। धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से यह पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे। इस सभ्यता के लोग देवी देवता, पशु पक्षी, नदी, झरना, सूर्य, पृथ्वी इत्यादि की पूजा किया करते थे। हड़प्पा काल में ही पहली बार मूर्ति पूजा का प्रचलन देखने को मिलता है। पहली बार मूर्ति पूजा का प्रचलन कहाँ देखने को मिलता है? तो वो हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। ध्यान रहे कि मंदिर का कोई प्रमाण इस सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है। मंदिर का कोई भी प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में देखने को नहीं मिलता है, इसको याद रखना है दोस्तों। वहीं हड़प्पा की समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर के प्रमाण देखने को मिलते हैं। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो है वो मंदिर के प्रमाण देखने को मिलती है। हड़प्पा सभ्यता में मंदिर का प्रमाण देखने को नहीं मिलता। हड़प्पा कालीन सबसे लोकप्रिय देवता शिव थे। हड़प्पा कालीन सबसे लोकप्रिय देवता शिव थे। इन्हें आदि शिव भी कहा जाता था। इस समय शिव की पूजा दो रूपों में हुआ करती थी। शिव के मानव रूप की शिव पूजा और शिव के लिंग रूप की पूजा। दो रूप में होते थे, मानव रूप की और लिंग रूप की पूजा होते थे। इसको याद रखना है। नोट में दिया हुआ है सबको तो याद रखना ही है। लोथल से स्वास्तिक चिन्ह। लोथल से स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं, जो यह दर्शाता है कि इस सभ्यता के लोग सूर्य की उपासना किया करते थे। तो याद रखना है, स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण लोथल से मिला है। दूसरा नोट में, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत लोथल, कालीबंगा और बनावली से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। अग्निकुंड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो 3 जगह से मिला है, लोथल, कालीबंगा और बनावली से, जो यह दिखाता है कि इस सभ्यता के लोग यज्ञ प्रथा से परिचित थे। यज्ञ प्रथा से इस सभ्यता के लोग परिचित थे, यह दिखाता है अग्निकुंड के प्रमाण मिलने से। 3 नंबर नोट में इसको याद रखना। इस सभ्यता के लोग बलि प्रथा से भी परिचित थे। विशेष अवसर पर जानवर की बलि दी जाती थी। इस सभ्यता के अंतर्गत पशु बलि का प्रमाण कालीबंगा पशु बलि का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो वो कालीबंगा से मिलता है। अभी भी लोग बलि देते हैं दुर्गा पूजा सब के अवसर में, 7वीं या 8वीं दिन देते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर इस प्रथा का जो प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है? वो कालीबंगा से मिला है। इसको याद रखना, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस सभ्यता के अंतर्गत उत्खनन से ताबीज के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंदर उत्खनन से ताबीज का भी प्रमाण मिला है, जो यह दर्शाता है कि इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत से भी परिचित थे। जो यह दर्शाता है इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत से भी परिचित थे। इस सभ्यता के लोग इहलौकिक वर्तमान जीवन में और परलौकिक मृत्यु के बाद के जीवन दोनों में विश्वास करते थे। तो इस सभ्यता के लोग इहलौकिक और परलौकिक दोनों जीवन में विश्वास रखते थे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे आदरणीय नदी सिंधु। हड़प्पा सभ्यता का सबसे आदरणीय नदी सिंधु, याद रखना। आदरणीय पक्षी फाक्ता। आदरणीय पक्षी कौन सा है? फाक्ता, याद रखना। आदरणीय पशु एक सिरिंगी बैल या बसाह बैल। एक सिरिंगी बैल, उसी को बसाह बैल भी कहा जाता है। आदरणीय जो वृक्ष था वो पीपल था। हड़प्पा सभ्यता का आदरणीय वृक्ष पीपल हुआ करता था, याद रखना है इसको।
आर्थिक जीवन की ओर बढ़ते हम लोग। हड़प्पा सभ्यता में मानवों के द्वारा फसलों का अधिवेश उत्पादन किया जाता था, इसलिए व्यापार काफ़ी उन्नत व्यवस्था में था। इस समय लोहा कृषि कार्य ही नहीं बल्कि पशुपालन भी किया करते थे। इस समय व्यापार सिर्फ हड़प्पा सभ्यता तक सीमित नहीं था, बल्कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता तक फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार जो मेसोपोटामिया के सभ्यता के साथ होता था, उसमें दिलमुन और मानक मध्यस्थ करता था। दिलमुन की पहचान फारस की खाड़ी से की गई थी, तो वहीं मानक की पहचान मकरान तट से की गई थी। याद रखना इस सबको। कृषि। इस सभ्यता के लोग कृषि के अंतर्गत गेहूं, चावल, जौ, कपास, सरसों, तिल, मटर इत्यादि फसल उगाते थे। कृषि के अंदर चावल, गेहूं, जौ, कपास, सरसों, तिल, मटर, चना इत्यादि फसल उगाते थे। चावल के दाने का साक्ष्य लोथल से मिला। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत चावल के दाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? लोथल से मिला है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। धान के भूसी का साक्ष्य रंगपुर से। धान के भूसी का साक्ष्य कहाँ से मिला है दोस्तों? याद रखना है इसको। तो रंगपुर से मिला है। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में है। इस बात को भी याद रखना है। सबसे उत्तम कोटि का जौ का प्रमाण कहाँ से मिला है? बनावली से। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे उत्तम कोटि का जौ का प्रमाण कहाँ से मिला है? बनावली से। इसको याद रखना है आपको। जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। पूछ देगा जुते हुए खेत का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस जगह से मिला है? तो वो कालीबंगा से। जुते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिला है। एक साथ दो फसल चना और सरसों उगाए जाने का प्रमाण कालीबंगा से। एक साथ दो फसल चना और सरसों उगाए जाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। इसको याद रखना। हल का प्रमाण बनावली से मिला है। हल का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये बनावली से मिला। हल का प्रमाण बनावली से मिला। इस समय हल के फाल तांबा, पीतल, कांसा और लकड़ी के बने थे। उस समय जो फाल थे वो तांबा, पीतल और लकड़ी के बने थे, जो कि उस समय लोहा का जो हुआ खोज नहीं हुआ था। लोहा का खोज जो हुआ था वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हुआ था। इस सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। ध्यान रहे कि लोहा का प्रमाण भारतवर्ष में पहली बार 1000 ईस्वी पूर्व में उत्तर प्रदेश के अंतरंजी खेरा में हुआ था। लोहा का खोज कब हुआ था? 1000 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुआ था? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अंतरंजी खेरा में हुआ था। इस सभ्यता के अंतर्गत यानी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे स्थलों से अन्नागार के प्रमाण मिले हैं। सबसे बड़े अन्नागार का प्रमाण मोहनजोदड़ो। सबसे बड़े अन्नागार का प्रमाण कहाँ से मिला है दोस्तों? तो वो मोहनजोदड़ो से मिला है। सबसे बड़े अन्नागार का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। इस सभ्यता के अंतर्गत बृहत स्नानागार का प्रमाण मोहनजोदड़ो से। बृहत स्नानागार का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। शिव के मानव रूप की भी पूजा होती थी। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से। शिव के मानव रूप का जो पूजा होता था उसका प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो में एक शील पर ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए एक योगी की प्रतिमा मिली है। इस योगी के चारों ओर कई जानवर जैसे गेंडा, बाघ, हाथी, भैंसा, हिरण मौजूद था। इसे ही पुरातत्वविदों ने आदिशिव कहा। आदिशिव कहा है। पशुपालन। इस सभ्यता के लोग गाय, भैंस, बैल, बकरी, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, कुत्ता, लोमड़ी इत्यादि से परिचित थे। खास तौर पर गुजरात के लोग हाथी पालते थे। गुजरात के लोग क्या पालते थे? हाथी पालते थे। गुजरात के लोग खास तौर पर क्या पालते थे? हाथी पालते थे। नोट: गुजरात में स्थित सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर का प्रमाण मिला है। क्वेश्चन आ सकता है घोड़े के अस्थि पंजर का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो गुजरात में स्थित सुतकोटदा से गुजरात में स्थित सुतकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर का प्रमाण मिला।
उद्योग धंधा। इस सभ्यता के लोग वस्त्र उद्योग, मृदभांड उद्योग, धातु उद्योग इत्यादि से परिचित थे। वस्त्र उद्योग, मृदभांड उद्योग, धातु उद्योग इत्यादि से इस सभ्यता के लोग परिचित थे। इस बात को याद रखना है। हड़प्पा काल में मुख्य तौर पर दो प्रकार के मृदभांड के प्रमाण देखने को मिलता है। गेरुआ रंग का मृदभांड, लाल रंग का और काले रंग का मृदभांड। आगे बढ़ते हैं। लोथल नामक स्थल से चित्रित धूसर मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। लोथल नामक स्थल से चित्रित धूसर मृदभांड के प्रमाण में, चित्रित धूसर मृदभांड के प्रमाण कहाँ से मिले? लोथल से। चित्रित धूसर नामक मृदभांड के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो वो लोथल से मिला है। ये याद रखना है क्योंकि नोट में डाला हुआ है। जिस पर कौवा और लोमड़ी का चित्र अंकित था, जो यह बताता है कि इस सभ्यता के लोग विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र से भी परिचित थे, अवगत थे, वही परिचित थे। इस सभ्यता के अंतर्गत सूती कपड़े के टुकड़े का प्रमाण मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़े के टुकड़े का प्रमाण कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। याद रखना है, सूती कपड़े के टुकड़े का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। सूती कपड़े के टुकड़े का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। वस्त्र की रंगाई, धुलाई, सिलाई होती हुई इसका प्रमाण धोलावीरा से। वस्त्रों की रंगाई धुलाई जो होता था उसका प्रमाण धोलावीरा से। वस्त्रों की रंगाई धुलाई जो होता था उसका प्रमाण धोलावीरा से मिला। हड़प्पा स्थल धोलावीरा से 10 मूल चिन्हों का प्रयोग कर एक बड़े अभिलेख लिखे गए थे, इसका प्रमाण देखने को मिलता है। 10 मूल चिन्हों का उपयोग कर एक बड़े जो अभिलेख लिखा गया था उसका प्रमाण कहाँ से मिलता है? धोलावीरा से। 10 मूल चिन्हों का उपयोग कर जो अभिलेख बड़ा सा लिखा गया था उसका प्रमाण धोलावीरा से मिलता है। हड़प्पाई लिपि। हड़प्पाई लिपि का पहला नमूना 1853 ईस्वी में देखने को मिला। यह लिपि पूर्णतः प्रकाश में 1923 में है। हड़प्पाई लिपि का जो पहला नमूना वो 1853 में देखने को मिला। यह पूर्णतः प्रकाश में कब आया? 1923 ईस्वी में आया। लेकिन इसको आज तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। आज तक पढ़ने में इसको सफलता नहीं मिली है। इसलिए आज भी इस सभ्यता की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त वस्तु है। हड़प्पाई लिपि को विद्वानों ने बहुचित्रात्मक या पिक्टोग्राफ कहा है। हड़प्पाई लिपि को जो विद्वानों ने क्या कहा है? बहुचित्रात्मक या पिक्टोग्राफ कहा है। यह लिपि मुख्यतः दाईं से बाईं ओर लिखी गई जाती है। इस लिपि में मूल चिन्हों की संख्या 64 है। इस लिपि में मूल चिन्हों की संख्या 64 है। अंतिम संस्कार की विधियाँ। अंतिम जो संस्कार होता था उसकी विधियाँ के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता में अंतिम संस्कार की 3 विधियाँ प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता में अंतिम संस्कार की 3 विधियाँ प्रचलित थी। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार। इस विधियों में सबसे प्रचलित विधि पूर्ण समाधिकरण था। इस विधियों में सबसे प्रचलित विधि पूर्ण समाधिकरण था। RS-37 नामक कब्रिस्तान हड़प्पा नामक स्थल में देखने को मिलता है। RS-37 नामक कब्रिस्तान हड़प्पा नामक स्थल में देखने को मिलता है। इसको याद रखना। RS-37 नामक कब्रिस्तान हड़प्पा नामक स्थल में देखने को मिलता है। लोथल से युगल समाधान का प्रमाण देखने को मिलता है। लोथल से युगल समाधान। युगल समाधान का प्रमाण कहाँ से देखने को मिलता है? तो वो लोथल से देखने को मिलता है। हड़प्पाई स्थल रोपर से मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। हड़प्पाई स्थल रोपर से कहाँ मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिलता है। मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? रोपर से देखने को मिलता है। मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। एक बुर्ज होम से भी मिलता है, ठीक है, जो कि हड़प्पाई स्थल नहीं है, कोई दूसरा स्थल है। हड़प्पाई स्थल में अगर पूछेगा तो वो कहाँ से मिलता है? रोपर से। मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है रोपर से। हड़प्पाई स्थल रोपर है, बट बुर्ज होम नहीं है हड़प्पाई स्थल। हड़प्पाई स्थल में अगर पूछेगा तो रोपर होगा आंसर। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्थल।
रोपर यह स्थल पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपर कहाँ है? पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की है। रोपर की खोज किसने की है? यज्ञदत्त शर्मा ने की है। यह आज़ाद भारत का उत्खनन प्रथम स्थल है। रोपर जो है वो आज़ाद भारत का उत्खनित प्रथम स्थल है। आलमगीरपुर यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। आलमगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के हिंडन नदी पर स्थित है, मेरठ जिला में। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की है। आलमगीरपुर की खोज भी किसने की है? यज्ञदत्त शर्मा ने की है। आलमगीरपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की है। रंगपुर यह गुजरात में मादर या भादर नदी के तट पर स्थित है। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। किस नदी पे? मादर या भादर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोजकर्ता कौन है? एस.आर. राव। रंगपुर के खोजकर्ता कौन है? एस.आर. राव है। धोलावीरा यह गुजरात में स्थित है। इसकी खोज जे.पी. जोशी और आर.एस. बिष्ट ने किया है। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में स्थित है। इसकी खोज किसने किया है? जे.पी. जोशी और आर.एस. बिष्ट ने किया है। एकमात्र स्टेडियम का पता धोलावीरा से चला है। एकमात्र स्टेडियम का प्रमाण जो है वो कहाँ से चला है दोस्तों? धोलावीरा से। एकमात्र स्टेडियम का पता कहाँ से चला है? धोलावीरा से। एकमात्र स्टेडियम का पता धोलावीरा से चला है। राखी गढ़ी यह भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। राखी गढ़ी जो है वो भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है, जो कि कहाँ है? हरियाणा में। यह हरियाणा प्रांत में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा प्रांत में स्थित है। किस नदी के तट पे? तो घग्गर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज प्रोफेसर सूरजबान ने की है। राखी गढ़ी की खोज जो है वो किसने की है? प्रोफेसर सूरजमान। राखी गढ़ी की खोज किसने की है? प्रोफेसर सूरजमान ने की है। कोट दीजी यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कोट दीजी जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कोट दीजी जो है वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज फजल अहमद खान ने किया है। कोट दीजी का जो खोज है वो किसने किया है? फजल अहमद खान ने। कोट दीजी का खोज है वो किसने किया है? फजल अहमद खान ने किया। सुतका गेंडोर यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। कहाँ है सुतका गेंडोर? कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। किस नदी के तट पे? तो दास्क नदी के तट पे स्थित है। सुतका गेंडोर किस नदी के तट पे? दास्क नदी के तट पे। इसकी खोजकर्ता कौन है? ओरेल एस्टेन नामक विद्वान है। तो सुतका गेंडोर की खोजकर्ता कौन है? ओरेल एस्टेन। हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण। हड़प्पा सभ्यता का पतन किन कारणों से हुआ है, इसको लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है, लेकिन इस सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण बाढ़ है। हड़प्पा सभ्यता का पतन का सबसे प्रमुख कारण बाढ़ है, इसको याद रखना है। हाल ही के दिनों में आईआईटी खड़गपुर में हुए रिसर्च यह बताता है कि इस सभ्यता के पतन का कारण जलवायु परिवर्तन है। हाल ही में आईआईटी खड़गपुर रिसर्च यह बताता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है वो जलवायु परिवर्तन से हुआ है। सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एस.आर. राव के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ है। किसके अनुसार? सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और एस.आर. राव के अनुसार हुआ है। गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन बाह्य आक्रमण या आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ है। बाह्य आक्रमण या आर्यों के आक्रमण के कारण जो हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है वो किसने कहा? गार्डन चाइल्ड एंड मार्टिमर व्हीलर ने कहा। जो वो हड़प्पा सभ्यता का पतन किसके कारण हुआ है? बाह्य आक्रमण एंड आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ है। अमलानंद घोष और ओरेल एस्टेन के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है वो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। किनके अनुसार? अमलानंद घोष और ओरेल एस्टेन। एम.आर. शहरी के अनुसार इस सभ्यता का पतन जल प्लावन के कारण हुआ है।
हड़प्पा सभ्यता का पतन जल प्लावन के कारण हुआ है। किनके द्वारा? एम.आर. सैनी के अनुसार। एम.आर. सैनी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन जल प्लावन के कारण हुआ है। के.वी.आर. कैनेडी के अनुसार इस सभ्यता का पतन मलेरिया जैसे महामारी के कारण हुआ है। के.वी.आर. कैनेडी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन मलेरिया जैसे महामारी के कारण हुआ है। मलेरिया जैसे महामारी के कारण हुआ है। कुछ अन्य तथ्य। इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे बड़े ईंट का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे बड़े ईंट का प्रमाण जो मिला है वो कहाँ से मिला है? वो मोहनजोदड़ो से मिला है। सबसे बड़े ईंट का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। वर्गाकार ईंट का प्रमाण चंदहुदड़ो से मिला है। वर्गाकार ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला है? चंदहुदड़ो से मिला है। वर्गाकार ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला? चंदहुदड़ो से। वर्गाकार ईंट का प्रमाण चंदहुदड़ो से मिला। चंदहुदड़ो एक ऐसा हड़प्पा स्थल है जहाँ से कोई दुर्ग के प्रमाण नहीं मिले। कोई दुर्ग के प्रमाण नहीं मिले। कहाँ से? चंदहुदड़ो से। चंदहुदड़ो से कोई दुर्ग के प्रमाण नहीं मिले। इस सभ्यता के लोग मिश्रण प्रणाली से अवगत थे क्योंकि तांबा और टीन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत तांबा और टीन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मिश्रण प्रणाली से अवगत थे। भारत में सर्वप्रथम चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत राजस्थान राज्य में देखने को मिलता है। भारत में सर्वप्रथम चांदी के उपलब्धता का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत राजस्थान राज्य में देखने को मिलता है। तो भारत में सर्वप्रथम चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत किस राज्य में देखने को मिलता है? राजस्थान में देखने को मिलता है। लोथल से तराजू के पल्ले का प्रमाण मिला है। तराजू के पल्ले का प्रमाण कहाँ मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत तराजू के पल्ले का प्रमाण लोथल से मिला है। तराजू के पल्ले का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। तो वहीं बटखारा का प्रमाण मोहनजोदड़ो से। बटखारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। बटखारा का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। बटखारा का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। मांडी नामक हड़प्पा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। मांडी नामक हड़प्पा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो वहीं दोस्तों मांदा कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। मांदा जम्मू कश्मीर है। वहीं मांडी नामक हड़प्पा स्थल उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। इस बात को याद रखना। हाथी दांत पैमाने का प्रमाण लोथल से मिला है। हाथी दांत पैमाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से। हाथी दांत पैमाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? लोथल से। हाथी दांत पैमाने का प्रमाण लोथल से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं और जौ था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं और जौ था। इस सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? शहद का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पा के लिए मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में जो है वो हड़प्पा के लिए मेलुआ शब्द का उपयोग किया गया। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में जो पकी हुई मिट्टी है उसको क्या कहा जाता है? टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। हड़प्पाई मोहरों पर शेर के चित्र अंकित नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो शेर से परिचित नहीं थे। हड़प्पाई स्थल मोहनजोदड़ो से वृषभ बैल आकृति वाले मोहरे मिले हैं। बैल आकृति वाले मोहरे कहाँ से मिली है दोस्तों? वो मिली है मोहनजोदड़ो से। बैल आकृति वाले मोहरों जो है वो दोस्तों कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रथा का प्रचलन हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता में जो है दोस्तों क्या पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रथा का प्रचलन हुआ करता था। इसको याद रखना है आप लोग को। आगे बढ़ते हम लोग। हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाने और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने का प्रथा का प्रचलन था। हड़प्पा सभ्यता में जो थे वो शवों को दफनाने का प्रचलन था। शवों को दफनाने का प्रचलन कहाँ पे था? हड़प्पा सभ्यता। वहीं मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने का प्रथा था। मोहनजोदड़ो में था वो शवों को जलाने का प्रथा था। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने का प्रथा था। अलंकृत हाथी, मनके बनाने के कारखाने, गुड़ियाँ इत्यादि का प्रमाण चंदहुदड़ो से मिला।
अलंकृत हाथी, मनके बनाने के कारखाने, गुड़िया इत्यादि का प्रमाण चंद्रों से। अलंकृत हाथी, मनके बनाने के कारखाने, गुड़िया इत्यादि का प्रमाण चंद्रों से मिला है। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में जिस 2 भारतीयों का नाम अग्रणी है वे है दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में जिस 2 भारतीयों का नाम अग्रणी है वो है दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? तो मोहनजोदड़ो की। वहीं दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, इसको याद रखना है। अलेक्जेंडर कनिंघम एक ऐसे पुरातात्विद है जो हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाए। अलेक्जेंडर कनिंघम एक ऐसे पुरातात्विक है जो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन को नहीं समझ पाए, हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाए। एक ऐसे पुरातात्विक जो हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझ जाए तो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पा स्थल है जो पंजाब में स्थित है। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पा स्थल है जो कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आधारित है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आधारित है। नर्तकी के कांस्य की मूर्ति, मातृभूमि की मूर्ति, एक शील पर ध्यान की मुद्रा में बैठी हुई योगी की प्रतिमा इत्यादि का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला। नर्तकी के कांस्य की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति, एक शील पर ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए योगी की प्रतिमा का प्रमाण कहाँ से मिला दोस्तों? मोहनजोदड़ो। कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आएगा, जितना हम लोग अभी रिवीजन में पढ़े इसका सभी ऑब्जेक्टिव आएगा। लगभग हम लोग 200 के करीब ऑब्जेक्टिव देखेंगे। 200 के करीब ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे। 200 के करीब ऑब्जेक्टिव देखने के बाद हम लोग दोस्तों घटना चक्र का भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। घटना चक्र का भी ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ये देख लीजिए वीडियो, उसके बाद जब आप ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा इससे कितने ऑब्जेक्टिव है। 200 में से तो 180 प्लस ऑब्जेक्टिव इसी नोट से आएगा दोस्तों, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। इसमें कोई ये नहीं है। तो आप लोग को इस वीडियो को रिवीजन के तौर पे देखना है। इसको मेनली फर्स्ट बार अगर देखिएगा पढ़ने के तौर पे तो समझ नहीं आएगा, बट अगर रिवीजन के तौर पे देखते हैं दोस्तों तो ऑब्वियसली समझ आएगा। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो कि मोस्ट ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, जो कि बार बार पूछ चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। फिर उसके बाद हम लोग घटना चक्र देखेंगे। घटना चक्र देखेंगे दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। जो लोग कंपटीशन का तैयारी कीजिए उनके पास फॉरवर्ड कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। आज के वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव पार्ट के साथ।